नमस्कार। हकीकत इंडिया परिवार में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सिंह। आज जो चर्चा होगी वो लालू राबड़ी कार्यकाल के काले इंसाफ की बात होगी, जो कैसे लोगों के साथ इंसाफ होता था और कितना न्याय मिलता था। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। बात तब की है यह बात मैं अभी जो चर्चा करने जा रहा हूँ, इसका जो यह एक मर्डर मिस्ट्री है जिसका नाम उस समय के काफ़ी चर्चा में रहा, जिसका नाम शिल्पी गौतम मर्डर मिस्ट्री के नाम से पूरे राज्य और देश में प्रसिद्ध है। यह घटना 3 जुलाई 1999 की है। इसमें मैं आपको बता दूं, उस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू जी की वाइफ, मुख्यमंत्री थी। और यह जो मर्डर है, यह 2 लोगों का मर्डर है। ये शिल्पी गौतम एक ही नहीं है, शिल्पी जैन और गौतम सिंह, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और इन दोनों की हत्या हुई, जिसको बिहार पुलिस द्वारा आत्महत्या का रूप दिया गया और आत्महत्या ही करार दिया गया। जबकि शिल्पी जैन के फादर और शिल्पी जैन के भाई काफ़ी प्रयास किए। उस समय के तत्कालिक विपक्ष नेता सुशील मोदी के काफ़ी संघर्ष के बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस केस की जांच तो सीबीआई को दी दबाव में, क्योंकि उसमें उस कांड में राबड़ी देवी के भाई साधु यादव जो सांसद हुआ करते थे, उनका नाम आया था। तो मैं एक कहानी की चर्चा करूं, मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएशन फाइनल करके शिल्पी जैन और आगे की अपना पढ़ाई जारी रखी हुई थी। उसकी दोस्ती एक गौतम सिंह, जो डॉक्टर पुत्र, उसके पिता डॉक्टर थे जो बाहर रहते थे मुंबई साइड में, और गौतम सिंह पटना में अपने आवास पे अकेला रहता था। और उसकी जान पहचान शिल्पी जैन से हो गई। और गौतम सिंह राजनीति में काफ़ी इंटरेस्ट रखता था और उस समय बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का, राजद का, जो भी लालू जी का पार्टी था, उसका काफ़ी बोलबाला था। और हर कोई उस समय लालू जी के पार्टी से जुड़ना चाहता था, क्योंकि हर कोई अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए, जो पार्टी सत्ता में होती है उससे लोग जुड़ना चाहता है। वैसे ही गौतम सिंह राजद ज्वाइन किया और देखते ही देखते बहुत काफ़ी कम समय में वह साधु यादव के काफ़ी करीब हो गया। और उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जो जिस नेता से मैं अपने गर्लफ्रेंड को या अपने दोस्त को एज ए फ्रेंड मिलवा रहा हूँ, वह हमारे लिए घातक साबित हो जाएगा। एक पार्टी में साधु यादव से गौतम सिंह शिल्पी को भी मिलवाया एज ए फ्रेंड, और उसी समय साधु यादव की निगाहें जो है शिल्पी के लिए गंदा हो गई, क्योंकि सत्ता का हनक कह ले, सत्ता का जो है सनक कह ले, सत्ता का जो है दम्भ कह ले, घमंड कह ले, अहम कह ले, बहम कह ले, बहन मुख्यमंत्री थी भैया। हालांकि लालू जी तो जेल चले गए थे, लेकिन राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो साधु यादव अपने आप को मुख्यमंत्री से कम तो समझता नहीं था। कितना साधु यादव उस काल में अन्याय किया, उससे हम सभी बिहारवासी परिचित हैं। कुछ इसमें जो लालू जी के जाति के लोग हैं, उन लोगों को यह बात सब बुरा लगता है। तो भाई, पहले मैं आप लोगों से बता दूं, इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, जो आप अपने समाज में जहाँ से भी आप होगे, या मैं हूँ, अपने समाज में, परिवार में यदि आप दब जाओगे ना, तो आपका भाई और जो आपका सगा होगा वो भी आपका नहीं होगा। लेकिन आप लोग जो इतने अंधभक्त हो, जो लालू जी के नाम पर और लालू जी के पार्टी के नाम पर किसी के साथ अभद्रता
और गाली गलौज पे उतर जाते हो तो यह बहुत शर्म की बात है। जो हकीकत है, जो हमारे युवा पीढ़ी इस चीज़ से अपरिचित है, उनको मैं बता दूं, शिल्पी एक निहायत ही शरीफ लड़की थी बेचारी, लेकिन इश्क और मुश्क वाली बात थी। और वो अपने इश्क में गौतम सिंह से इश्क करती थी या मोहब्बत था, जो भी था, दोस्ती थी। और गौतम सिंह अपने नेता, जिसको साधु यादव उस समय काफ़ी चर्चित और दबंग के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि उनकी बहन मुख्यमंत्री थी, मिलवाया। और यह जो है 3 जुलाई 1999 को गौतम सिंह को पता चला, जो शिल्पी को किसी फार्म हाउस पे ले जाया गया है, तो गौतम सिंह वहाँ पहुँचा। जो वहाँ पहुँचकर जो वहाँ का नज़ारा देखा, जो यह सारी घटनाएं अलग अलग न्यूज एजेंसी, अलग अलग अखबार, अलग अलग जगह से मैंने कलेक्ट किया है और उस पर आधारित है। हालांकि यह 110% सत्य है, इस सत्य से मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं है, स्वीकार करना होगा। और हमारे बिहार की जो दशा और दिशा थी उस समय के, जो लोग होंगे, जो हैं, वो समझते होंगे जो क्या थी। आज के जनरेशन में लोगों को क्या पता जो 99 में क्या हुआ, 97 में क्या हुआ, 95 में क्या हुआ। तो शिल्पी के ऊपर 2-3 नेताओं, जो अपने आप को नेता कहते थे, सांसद थे भैया, जिसमें साधु यादव सांसद ही थे, इन लोगों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। जब गौतम सिंह ने इसका विरोध किया तो गौतम सिंह को भी लात जूते से मारा गया और उसकी भी हत्या कर दी गई और दोनों को पॉइजन पिलाया गया, जहर का टैबलेट दिया गया, जो भी दिया गया, लेकिन दिया गया। और वही कुछ आगे जाने के बाद अपना जब दोनों का वो समाप्त हो गया, दोनों अपने आप को, तो 3 जुलाई कहीं रात को 3 जुलाई 1999 को रात के 9 बजे पटना गांधी मैदान के रिजर्व बैंक के पीछे एक बंद गैराज में एक जैन गाड़ी में लाश होने की सूचना पुलिस को मिलती है। तो भैया यह प्रश्न सबसे बड़ा है, जो बंद गैराज में लाश है, इसकी सूचना पुलिस को कैसे प्राप्त हुई? इस पर पुलिस जवाब नहीं दे पाई, मीडिया को, उस समय के मीडिया को वो जवाब नहीं दे पाई कि कैसे सूचना और किससे प्राप्त हुई। और 9 बजे लाश मिलने की सूचना मिलती है और 9:30 बजे साधु यादव अपने कुछ समर्थकों के साथ, मतलब कुछ गुंडों के साथ उस जगह पे आता है और अब बवाल शुरू कर देता है। उस समय शिल्पी की उम्र 23 साल थी और गौतम की 28 साल। अब वहां लाश देखकर काफी भीड़ हो जाती है। अब भीड़ होने के बाद दबी जवान से इसकी सत्ताधारी लोगों पर इल्जाम लगने लगता है। शिल्पी घर से के घर पे उसके फादर जो है, ज्वेलरी का दुकान था, और यह जो घटना हुई थी वो फुलवारी शरीफ के पास उसके साथ वारदात हुई थी बलात्कार का। दोनों को गला दबाकर और जहर का इंजेक्शन लगाकर उसको मार दिया गया। कुछ सांसद और कुछ विधायक का नाम उसमें आया। और सबसे बड़ी बात है, जो लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया और बिहार पुलिस ने एफआईआर जो कंप्लेन नोट किया उसमें इसको बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए क्या कह दिया पता है? जो यह आत्महत्या केस है। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पुलिस ने या कैसे डिसाइड कर लिया जो यह आत्महत्या है, और लाश का पोस्टमार्टम का इंतजार। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ था जो दोनों के शरीर पे जूते के निशान मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गौतम के शरीर पे जूते के निशान मिले थे और शिल्पी के कपड़ों पर 1 से अधिक लोगों के सीमेंट के दाग मिले थे। तो भैया यदि कोई कहे जो गौतम के साथ थी और जो लाश मिला था वो अर्धनग्न अवस्था में लाश मिला था, मतलब पूरे कपड़े कुछ नहीं थे, और शिल्पी के शरीर पर जो कपड़े थे वो गौतम के टी शर्ट था और गौतम का ऊपर का में कपड़े नहीं थे, अंदर सिर्फ एक अंडरवियर था और शिल्पी के शरीर पर सिर्फ एक टी शर्ट जो गौतम का टी शर्ट था। तो क्या एक चीज बताओ, जो सब भ्रांत परिवार का बच्चा होगा वो यदि आत्महत्या ही करता है, या कॉमन सेंस की बात है,
तो क्या नंगा होकर आत्महत्या करेगा? उसको अपने अपने खानदान की, अपने माँ बाप का, किसी का कोई इज्जत नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं करेगा। ये सोचने की बात है, कॉमन सेंस की बात है। क्या कोई आत्महत्या करने वाला अपने आप को नंगा करके आत्महत्या करेगा? नहीं करेगा। तो पुलिस प्रशासन यहाँ भी ध्यान नहीं दी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ था जो शिल्पी गौतम के साथ बलात्कार हुआ है और उसके कपड़े पर एक से ज्यादा लोगों के सीमेन के दाग मिले हैं। ठीक है, अब प्रशासन तो यहाँ वो कर दी। फिर यहाँ काफी शोर शराबा हो गया, यहाँ विपक्ष वाले जो हंगामा शुरू कर दिए। तो दबाव में राबड़ी देवी 2-3 महीने बाद उसको सीबीआई को जांच सौंप दी। देखिए, पैसे और पावर में कितना वो होता है। जो उस समय जो सरकार थी उससे आप लोग वाकिफ ही हैं। लालू जी केंद्र के सरकार से भी बहुत अच्छे संपर्क में थे, जिसका नतीजा हुआ। और साधु यादव से ठीक है, आज के डेट में उन लोगों का रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन साधु यादव उस समय जितना अन्याय बिहार की जनता के साथ किया लालू और राबड़ी के नाम पर, उससे हम सभी बिहारवासी जो उस काल के लोग हैं, अब नए जनरेशन जिसका 99 में जन्म हुआ होगा, 24 साल का होगा, और वो कानून मंत्री बनने लगे, कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लालू जी दूध के धुले हैं, तो यह उसकी मूर्खता और बेवकूफता होगी। लालू जी बिहार को जितना जलाए हैं और बिहार को जितना बर्बाद किए हैं और बिहार की जितनी बदनामी किए हैं, वो बहुत ही शर्म की बात है। और यह समझने की बात है जो उस समय के युवा, उस समय जो लोग थे, तो हम लोगों को याद है जो कैसा माहौल था बिहार का। फिर सीबीआई को जांच सौंपा जाता है। और आज की मैं एक बात बता दूं, आज तेजस्वी यादव चौड़ा होकर बोलता है बिहार है। अरे भाई, उस समय बिहार की पुलिस कहाँ थी जब साधु यादव बिहार पुलिस को और जो जांच एजेंसियां सीबीआई थी, उसके बाद जो फॉरेंसिक वाले थे, उनको अपना ब्लड देने से मना कर दिया। और आप लोगों को आश्चर्य होगा जो उस केस में साधु यादव कभी भी ब्लड सैंपल न सीबीआई को दिया, न बिहार पुलिस को दिया, न फॉरेंसिक टीम को दिया। वो ब्लड सैंपल दिया ही नहीं। तो ब्लड सैंपल क्या हम और आप किसी केस में मांगा जाएगा, नहीं देंगे तो यह चलेगा? सोचिए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो फिर साधु यादव को क्या ऐसा बीमारी थी जो एक बूंद ब्लड ले लेता था उससे वो मर जाता? नहीं मरता। उसको डर था जो शिल्पी के वस्त्र पर जो सीमन मिले हैं वह कहीं मैच न कर जाए डीएनए उसका हमसे, इसलिए वह नहीं दिया। बात यहां स्पष्ट और साफ है। और सीबीआई को दबाव में लेकर सीबीआई 2 बार 3 बार जितना बार चाहिए कोशिश की। अब कैसे कोशिश की वो तो सीबीआई जाने, सीबीआई की जांच टीम जाने, लेकिन सीबीआई को भी साधु यादव ने अपना ब्लड नहीं दिया। और फिर अपने पार्टी का रुतबा दिखाकर जैसे भी हो, जीजा का, बहन का, भैया लालू जी उस जमाने के जानने माने लोग थे। हालांकि उनके ग्राफ में थोड़ा सा डाउन हुआ है, पहले वाली बात नहीं है। उस समय वो बहुत ऊंच नीच, ओबीसी जनरल, मंडल का मंडल करके बिहार को खूब जलाए, खूब लूटे। पूरा शादी ब्याह में भी होता था तो शोरूम के शोरूम खाली हो जाता था गाड़ी के नाम पर। बहुत सारा चीजें कितना बताया जाए, उस समय के लोग सभी लोग परिचित हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। जो क्या है, फिर सीबीआई 4.5 साल तक जांच की। कितना साल? 4.5 साल। सीबीआई ने रिपोर्ट क्या दिया? जो वही घंटा क्या देगा रिपोर्ट? भैया जिसके ऊपर दबाव होगा, जिसका केंद्र में भी दबदबा होगा, राज्य में अपना सरकार होगा, वह आदमी ब्लड सैंपल नहीं दिया तो उस रिपोर्ट की क्या आशा करते थे? वही जो बिहार सरकार का बिहार पुलिस की फॉर्मूला थी, जो ये आत्महत्या केस है, उसने भी आत्महत्या का ही नाम दे दिया। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ था कि इसके साथ 1 से अधिक लोगों ने बलात्कार किया है, इसके कपड़े पर 1 से अधिक लोगों का सीमेन है। और जिस गाड़ी में इन लोगों के बॉडी को रख के और जिस गैराज में रखा गया, उस गैराज में जनरल आप राह चलते उस गाड़ी के को कोई नहीं देख पाता। फिर प्रशासन को किसने खबर दिया? अगर प्रशासन को खबर दिया तो फिर साधु यादव को इतना जल्दी कहां से पता चल गया? साधु यादव आधा घंटे के अंदर उस जहां पे गैराज था वहां कैसे आया? बहुत सारी चीज समझने की और सोचने की जरूरत है। तो भैया तो हम वही इंसाफ मिला इस, और उसके फादर, शिल्पी के फादर गौतम सिंह के घर वाले, ये लोग इंसाफ के लिए वाह रास्ते का, इंसाफ का इंतजार करते करते बेचारे लोग
रह गए, किसी को कुछ ना मिला। बहुत सारे लोग अब इस दुनिया से अलविदा भी हो गए। और उसके भाई ने बाद में भी कोशिश किया, लेकिन उसका भी अपहरण कर लिया गया, उसको भी धमका उमका के चुप करा दिया गया। शिल्पी गौतम का भाई, उस सीबीआई जब रिपोर्ट केस को क्लोज की थी तो उसने अपोज किया, जो भैया अभी तो जांच हुई नहीं, आप क्लोज कैसे कर दिया, या तो हत्या है नहीं, हत्या है। लेकिन पता चला उसी क्रम में पटना से उसका अपहरण हो गया और बेचारा जो है अब क्या करेगा भाई, साधारण आदमी, साधारण परिवार का लोग जो है, कमाने खाने वाला बिजनेस वाला लोग, अब इन गुंडों का वो तो करेगा नहीं, तो बेचारा चुप रह गया। और इसका नतीजा हुआ जो वह शिल्पी गौतम मर्डर मिस्ट्री ही बन के रह गया, हिस्ट्री में वो मिस्ट्री ही रह गया। तो ऐसे हमारा बिहार के नेतृत्वकर्ता और हमारे आज के वर्तमान जो फिलस्वी यादव हैं, वो बहुत अपने आप को अच्छा और बिहार का सेवक और बिहार का बेटा बताते हैं, और किसी को आवाज़ उठाने वालों को दबाने का कोशिश करता है। अरे भाई तेजस्वी, तुम अपने माँ बाप के कर्म, उसके इंसाफ, उस टाइम के इन्वायरमेंट को सोचो समझो और तुम संन्यास ले लो। तुमसे ना चलने वाला बिहार भैया, तुमसे बिहार नहीं चलेगा। तो सभी जनता से आग्रह है कि शिल्पी गौतम को इंसाफ तो नहीं मिला भैया, तो कम से कम जो उनको इंसाफ नहीं दिलवाया उसके बच्चों को हम लोग भी इंसाफ नहीं देंगे। इसके साथ किसी तरीके का भावनात्मक रूप से तेजस्वी के साथ मत जुड़ो, नहीं तो हालात अभी आप लोग देख रहे हैं हमारे बिहार की क्या हालात हो गई जब से उप मुख्यमंत्री दोबारा बना है। बिहार की हालात फिर शुरू हो गए, फिर अपहरण शुरू हो गया। बीच में अपहरण का चर्चा बहुत कम होता था, लेकिन देख रहे हैं अपहरण शुरू हो गया, रंगदारी मांगना शुरू हो गया, रोज हत्याएं हर जिला में हो रही है। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम लोगों को समझना है और ऐसे लोगों से थोड़ा सा दिल और दिमाग से सोचने की जरूरत है। जय युवा, जय बिहार, जय हिंद, नमस्कार।